पाया। तो ये पॉइंट फर्स्ट वाला तो आ गया, वाइसरॉय वाला पार्ट, लेकिन मिनिस्टर वाला ये पॉइंट लिख लीजिए, बट दिस कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। और जब डिमांड फॉर पाकिस्तान वो 1940 के बाद हुआ, व्हेन मुस्लिम लीग में, देखो जो जिन्ना साहब थे, आप लोग जिन्ना को जानते हैं, प्रॉफिट ऑफ पाकिस्तान, CEO पाकिस्तान, इनिशियली व्हेन ही ज्वाइंड मुस्लिम लीग, ही वाज अ नेशनलिस्ट, ही वाज अ ट्रू नेशनलिस्ट। From English to CR, critical reasoning. So when you think of critical reasoning, what according to them is the assumption is very difficult. There is no foolproof theory. It is basically abstract thing. So, and that too, given the number of hours too less in the examination, there you have to depend on maths, your performance on maths. तो इसीलिए ये GS वाला पोर्शंस तो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रैंकिंग तो उसी के आधार पे होगी, लेकिन एंट्री मिलेगा तब तो। 4.5 लाख विद्यार्थी में मात्र 14,000 कुछ का सिलेक्शन हुआ इस बार। अभी 6-7 दिन पहले जो रिजल्ट आया है, देखा है आपने? तो ये इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि, और मैंने कई लोगों से बात किया जो कि जिनका मैं जानता हूँ, whom I know personally, that they have very strong background for humanities and they have got very good writing skills, but those qualities will be put to test only when they have a passage to the gateway. And UPSC is very clever because it has to be. उसको तो 14,000 निकालना ही काट के ना, ज़्यादा निकालना नहीं है। Given the number of vacancies to be approx 1,000, 1,100 से, तो मैथ्स को रखना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम ही लोगों के बीच से व्यक्ति होते हैं जो जाते हैं मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो PT is tougher than mains, ये याद रखना तुम लोग। PT is tougher than mains। आप अपना राइटिंग स्किल्स ठीक कर लेंगे, लेकिन उतने कम समय में 66 नंबर लाना उसमें, और वो भी स्ट्रेट क्वेश्चंस, कोई भी, इस बार भी स्ट्रेट क्वेश्चन कोई नहीं है मैथ्स का, आप देख लेना, कोई स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं। आप जो अब तक पढ़ते हुए आए 10 तक कि स्ट्रेट फार्मूला लग जाए। परसेंटेज है तो उसमें रेशियो है, रेशियो है तो उसमें एलिगेशन मिक्सचर है। किन्हीं का मैथ्स रहा है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में? MSc BSc कोई किए हो मैथ्स से? चलिए, लेट अस स्टार्ट। अप टिल वेयर वी हैव डन? Indian Councils Act 1909. Indian Councils Act 1909. Parliament Force. That was over. Now write Government of India Act 1919 or Montague-Chelmsford reforms. अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं डायरची। कहाँ आया? डायरची, जिसको डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है डायरची का? ये 1919 के एक्ट से लाया गया। तो क्वेश्चन अगर ये आएगा, बाय विच एक्ट डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड? दैट वॉज इन 1919। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ हुआ था? सेंटर में हुआ था या प्रोविंसेस में हुआ था? प्रोविंस में हुआ था।
जो कि बदल दिया गया 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो बदल दिया गया। क्लियर है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और सेंटर में कर दिया किसको? डायरची को। तो ये सबसे पहला वाला पॉइंट लिखिए, डायरची गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस अब यहां पे दो सब्जेक्ट अलग अलग हो गए थे। डायरची का मतलब यहां पे ये था कि एक आइटम्स ऑफ सब्जेक्ट या लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच गवर्नर जनरल हैड टू टेक डिसीजन। क्लियर? और एक है जो पॉपुलर बॉडी यानी मिनिस्टर है, उनको निर्णय लेना है। तो एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा हो गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। लिखिए, Diarchy was further implemented. Diarchy was further implemented as per the division of provincial subjects. As per the division of the provincial subjects into two categories, First is reserved subjects, and second is transferred subject. Reserved subjects were administered by the governor. Whereas the transferred subjects the decision was taken by the concerned minister. Now there are two distinction between them. अब इसको समझ। डायरची में जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दो हो गया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन है, करेंसी क्वाइनेज है, ठीक है, डिफेंस है उस स्टेट प्रोविंस का, पुलिस ऑर्डर है, ठीक है, हार्मनी है, इन सब मैटर में निर्णय कौन लेता था? गवर्नर लेता था। और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो लेजिस्लेचर को उत्तरदायी नहीं था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था, आंसरेबल नहीं था। क्लियर है? जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नर बट मिनिस्टर वेयर आंसरेबल एंड मिनिस्टर एडवाइज, उनका एडवाइस जो था वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी। तो ऐसा माना जाता था कि जो मंत्री बोलते हैं, बोल दिए, वो गवर्नर करेंगे ही। क्लियर है? तो मंत्री का जो योगदान है वो किस में है? ट्रांसफर्ड है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट किस में है? रिजर्व सब्जेक्ट में। और इसी दोनों डिस्टिंक्शन को एक अरेंजमेंट कह लो प्रोविंसेस में, जिसको डायरची नाम दिया गया। ठीक है, अब देखो यही डायरची कैसा फंक्शन कर रहा है। 1927 में साइमन आया था,
साइमन कमीशन इसी चीज को मेजर करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने एक व्यवस्था दिया प्रोविंसेस में, हाउ इट इज एक्चुअली फंक्शनिंग. Got the point? But then it hadn't comprised any Indian members. कोई भी भारतीय सदस्य उसमें नहीं था. तो जब कोई भारतीय सदस्य उसमें नहीं रहेगा तो वो प्रोविंसेस में जाके क्या वो असेसमेंट करेगा, इसीलिए इसका विरोध हुआ था. और इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था. क्लियर है? अब यहां पे दो पॉइंट और बहुत ही है, दो व्यवस्था और इंप्लीमेंट हुआ. एक है बाई कैमरलिज्म, हम लोग कल डिस्कस किए थे ना, तो लिखिए बाई कैमरलिज्म ऑल्सो गॉट इंट्रोड्यूस्ड. और दूसरा है डायरेक्ट इलेक्शन, सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. तो तीन बड़े पॉइंट हो गए इसमें 19 में. एक है डायरची, दूसरा है बाइकैमरलिज्म, तीसरा क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन. क्लियर है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किस दूसरे नाम से बुलाते हैं? मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. लिख लीजिए, दिस एक्ट was also known as Montag-Chelmsford reforms. अच्छा, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो नींव डाली गई थी 1909 में, द जेनेसिस वाज 1909, बट दैट वाज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर Muslims. Now this communal representation, system of communal representation was further extended to Indo-European, Christians, Sikhs. ये किसमें किया गया व्यवस्था? ये लिख लीजिए. The system of separate electorates or communal representation क्या लिखा? was further extended to Sikhs, comma the Christian, the Sikhs, द डाल दीजिए, डेफिनेट आर्टिकल लग जाएगा. द सिक्स कम्युनिटी है तो डेफिनेट आर्टिकल लग जाएगा. दैट सिक्स, द क्रिश्चियंस, द एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. अब रिफॉर्म्स में यही सब आएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, डायरची हो गई. अब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य हुआ करते थे, उसमें मैंडेट हो गया स्पेशली कि 3 सदस्य सिर्फ भारतीय ही होंगे. क्लियर है? लिख लीजिए. वाइसरॉय, नेक्स्ट पॉइंट, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल necessarily Viceroy's Executive Council necessarily had 3 Indian members out of the total 6 as per the mandate of this act.
as per the mandate of this act. एक बार देख लीजिए। एक पोजीशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था हाई कमिश्नर का। तो पोजीशन ऑफ हाई कमिश्नर वाज क्रिएटेड बाय दिस एक्ट। एंड देखो अब यहां पे कमिश्नर तो दे दिया, तो उसको पावर कहां से मिलेगा? किसके पावर से कट करके हाई कमिश्नर पावर डाल दिया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर्स को हमने हटाकर एक नए पोजीशन दिया, जिसका नाम है हाई कमिश्नर। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हाई कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी भी टॉप पे है। तो उससे काट के हमने किस पे दिया? हाई कमिश्नर। लिख लीजिए इसको, हाई कमिश्नर वाला पॉइंट लिखिए। अ न्यू पोजीशन ऑफ हाई कमिश्नर was created to which some powers of Secretary of State were transferred for its effective functioning. अच्छा, हमारा जो यूपीएससी है, इसका जीनेसिस क्या है मालूम? ये यूपीएससी जो क्रिएट हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसमें नाम क्या था इसी का? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट से आया है। अब क्वेश्चन आ गया 2 आपका, और इस पे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे कैसे बनेंगे? अगर पूछ दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किस एक्ट से हुआ है, वो 1935 से। अगर पूछ दिया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो वो 1990। क्लियर है? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1990, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और तीसरा तो हम लोग सभी जानते हैं, आर्टिकल 315 क्रिएटेड यूपीएससी। 3 प्रश्न बन गए। ये एक ऑप्शन हो सकता। अब तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। नाउ 1 क्वेश्चन इज 1 ऑप्शन ऑफ यूपीएससी। जो हम लोग पहले 10 साल पहले क्वेश्चन था, वो अब एक और अब देखो क्वेश्चन का वैरायटी देख रहे हैं आप। एनी 2, मोर देन 3 कुड बी करेक्ट, ऐसे जो ऑप्शन आ रहा है, बड़ा ही डाउटफुल रहता है और डाउट में डाल देता है, ताकि आप छटपटाएं वहीं पे, अनलेस यू आर वेरी मच श्योर। और एक बात तय है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी टॉपर या गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, लेकिन यूपीएससी रिक्वायर्स टाइम। वो टाइम से ही चीजें मैटर सेटल होती है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, लेट्स से जेएनयू ड्यू के स्टूडेंट हो, या कहीं भी बीएचयू के, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, बीएचयू बनारस हिंदू, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, पीएसआईआर या पॉलिटी, उनके चीज़ों को समझने में उतना ही समय उसको भी लगेगा जो कि नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। ये आप समझ लीजिए, इसमें कोई किसी को विशेष फायदा नहीं मिल पाता है। ये उसने जानबूझकर ऐसा किया है, स्केलिंग पद्धति, इसको क्या कहते हैं? स्केलिंग पद्धति, ताकि सब बराबर, यूनिफॉर्म। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1980 के पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए।
और लास्ट में एक और पॉइंट आएगा, पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। आज यहाँ बारिश मॉर्निंग में हुई थी। आप लोग सवेरे ही आ जाते हैं यहाँ पे। इस इलाके में आज सवेरे आए थे आप लोग? नहीं, दोपहर के बाद आए। तो जब से आप आए तब से बारिश नहीं हुई है यहाँ पे। इन माई एरिया इन लक्ष्मी नगर एंड बियॉन्ड दैट लॉट ऑफ रेन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। इसमें एक पॉइंट जो रह गया है वो यही है कि सेंट्रल बजट से हटाकर प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया। तो प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब इसी 1919 में जो मैं डायरची जो हमने लिखा उसमें दो लिस्ट बनी ना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। अब कौन कौन से वो लिस्ट थे जो रिजर्व में थे और कौन कौन से जो थे वो ट्रांसफर्ड में थे, ये लिख लीजिए। मैं पहले लिस्ट का नाम बताइए किस लिस्ट में है ये। एजुकेशन, वेरी गुड। हेल्थ, वेरी गुड। इंडस्ट्री, वेरी गुड। एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुपरविजन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ट्रांसफर्ड। लिखिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन and supervision of local government. Supervision of local government, ये हो गए ट्रांसफर। अब फाइनेंस, रिजर्व। जस्टिस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, रिजर्व। अब देखो यहाँ पे दो कंफ्यूजन है, यहाँ पे हो जाता है। एग्रीकल्चर चला गया उधर और इरिगेशन आ गया इधर। क्लियर है? यूजुअली क्या होता है, एग्रीकल्चर से जोड़ते हैं इरिगेशन को, सिंचाई और कृषि। तो कृषि चला गया प्रोविंसेस में, इरिगेशन जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, बेसिकली वैसा सब्जेक्ट वो रखा गया था सर ट्रांसफर्ड में, जिससे कि उस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर कोई असर ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आ जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, ये 35 का जो एक्ट आया, ये किस मीटिंग के बाद नेसेसिटेट हुआ जो 35 पास करना जरूरी हो गया? वेरी गुड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
third discussion on the third round table conference led to the passage of Government of India Act 1929, 29, 30, 31. फर्स्ट राउंड टेबल कौन RTC 29, 30 कब हुआ, सेकेंड 31 में. तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, द डिस्कशन ऑन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस led to the passage of Government of India Act 1935. आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या क्या चीज़ हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, और वेरी गुड. बाइकैमरलिज्म तो इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ से 1919 से इंट्रोड्यूस हुआ था. इमरजेंसी प्रोविजंस और सेपरेशन ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स, currently state list, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, वो तो हम लोग वहाँ से लिए हैं. कंकरेंट का जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से. ऑफिस ऑफ द गवर्नर, बिल्कुल सही बोला आपने. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1935 से. तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखें. और फेडरल पब्लिक, जिसकी बात हम लोगों ने किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. इसके पहले वाले क्लास में भी इतनी भीड़ थी कि लोग चले गए उठकर. ओल्ड स्टूडेंट्स. अच्छा, आज कम है अटेंडेंस कल की अपेक्षा. अच्छा, उस क्लास में भी. इसके पहले करंट अफेयर्स का क्लास था ना. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था फेडरलिज्म, ऑल इंडिया फेडरेशन. लिख लीजिए, और द कंसेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें कौन कौन आते थे? स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स. तो वो सबसे पहले वहीं पे आया. तो लिख लीजिए, द कंसेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. क्या लिखा? अरे ये फेडरेशन एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं? क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया कि नो प्रिंसली स्टेट वांट टू लूज देयर इंडिपेंडेंस. सो दे वर गिवन द ऑप्शन, सो नन ऑफ देम जॉइंड फेडरेशन. So therefore it was never implemented. But the concept of federation, all India federation, comprising British ruled states and princely state, for the first time got introduced by this Act of 1935. क्लियर है? समझ में आया? इन प्रिंसिपल. अब वहां पे जोड़ देंगे इन सैद्धांतिक तौर पर. इन प्रिंसिपल लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो इन प्रिंसिपल. अच्छा, यहाँ पे वाइसरॉय को जब हम सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं, वैसे कंकरेंट लिस्ट तो ऑस्ट्रेलियन का था, लेकिन जब कंकरेंट लिस्ट को हम लगाएंगे, ओरिजिनली ये जब भी आप सोर्स पढ़ेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है.
लेकिन जब सेंटर और प्रोविंस के बीच में डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, तो मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं रेसिजुअरी पावर। क्या बोलते हैं? तो रेसिजुअरी पावर किसके हिस्से में जाएगा? वाइसरॉय के हिस्से में जाएगा। वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो किसके हिस्से में जाएगा? वो लिख लीजिए कि रेसिजुअरी पावर्स were given to the viceroy. अब देखो यहां पे हमने प्रोविंस की बात की, अब यहां पे इसको हमने दे दिया ऑटोनॉमी। अब वो क्या कहलाया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस 1919। क्लियर है? अब वो 1919 वाला जो डायरची है वो शिफ्ट कर दिया किसमें? सेंटर में, और प्रोविंसेस हो गया आजाद, जो कि ऑटोनॉमी से इसको हम लोग लेते हैं। अब मेरा प्रश्न वो नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? इसमें क्या मतलब होता है? दिमाग लगाइए, क्या आखिर इसका मतलब होना चाहिए? The decision making in provinces was left to the provinces itself than to be responsible for the state. On only a state is on the matters. अब देखो प्रोविंस जो है ये कंट्रोल में था किसके? गवर्नर के कंट्रोल में था, गवर्नर के कंट्रोल में था। लेकिन अब ये बोला जा रहा है जब ऑटोनॉमी हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये आप लिखेंगे अभी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भाई गवर्नर पे कोई अंकुश पहले नहीं था, अब क्या हो गया? अंकुश कैसे लगा? अब क्वेश्चन कैसे अंकुश, कैसे आप कह सकते उस पे अंकुश लगा? ही हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, गॉट द पॉइंट, एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो अंकुश लग गया उसके ऊपर, लिख लीजिए ही हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर and responsible to the provincial legislature. अब यहां समझना है, हम लोग डायरची की बात कर रहे थे, तो एक नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो डायरची गॉट शिफ्टेड टू सेंटर। पहले ये लिखेंगे डायरची गॉट शिफ्टेड टू सेंटर। अब वहां पे दो प्रश्न आता है कि वाइसरॉय जो बनेगा, सेंटर हो गया नहीं वाइसरॉय, अब वाइसरॉय विल वाइसरॉय बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और नॉट? अगर क्वेश्चन ये आ गया, नहीं समझ बात को, प्रश्न ये है कि जो डायरची है, यानी डायरची दो सब्जेक्ट हो गया, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व। अब ये आ गया किसमें? सेंटर में। क्लियर है? यानी अब कौन कौन व्यक्ति उत्तरदायित्व होंगे?
गवर्नर वहां था, यहां हो गया गवर्नर जनरल, और दूसरा मिनिस्टर। तो अब ये बात प्रश्न उठता है कि वेदर द वाइस रिलेशन ऑफ द गवर्नर जनरल with respect to legislature be confirmed by the introduction of this diarchy. तो आपको देखो यहां पे देखना है कि insofar in the matter of reserved subject is concerned, viceroy will not be accountable to anyone. As he said, viceroy को उत्तरदायी नहीं हुआ किस मैटर में, रिजर्व सब्जेक्ट में। ये ध्यान, तो वहां पे वो पॉइंट लिख लीजिए आप। पहले लिखिए Diarchy got shifted to center and the Viceroy of India in respect of reserved subjects was not responsible to the legislature. और उसी में एक पॉइंट याद डाल दीजिए, while some transferred subjects were given to the elected ministers, who were responsible to the answerable to the legislature. लेकिन अब यहां पे लेकिन क्या है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो ट्रांसफर किया गया मिनिस्टर को, वो अस्तित्व में कभी नहीं आ पाया। तो ये पॉइंट फर्स्ट वाला तो आ गया, वाइसरॉय वाला पार्ट, लेकिन मिनिस्टर वाला ये पॉइंट लिख लीजिए, बट दिस कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड। जो बाइकैमरलिज्म की बात हमने 19 में की थी, वो 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस्ड हो गया, वो उसमें कंसेप्ट के रूप में आया, वो कंसीव हुआ वहां पे, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ, 1935 में। और कौन से वो 6 प्रोविंस थे वो लिखिएगा। बाइकैमरलिज्म was introduced and implemented in 6 provinces: बॉम्बे, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, ट्रिपल बी, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, ट्रिपल बी, देन मद्रास। अब 3 दूसरे हुए, मद्रास, आसाम and United Provinces. एक जो 1909 से जो स्टार्ट हुआ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, 1919 में भी दिखाई पड़ा और 1935 में भी एक्सटेंड किया गया, लेकिन अलग अलग था। पहले वाले में मुस्लिम थे, दूसरे वाले में कौन कौन हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, यूरोपियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय हो गए, एंड देयर आफ्टर विमेन एंड लेबर, ये 2 प्रमुख कम्युनिटी था इनको भी। तो ये लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन got further extended to women है, लेबर है, और एक और है डिप्रेस्ड क्लासेस।
women, labor and depressed classes. आपको ध्यान होगा कि 1858 के एक्ट से इंडियन काउंसिल सिस्टम स्टार्ट हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के 15 मेंबर इंडियन काउंसिल। तो वो इंडियन काउंसिल का जो सिस्टम था वो इस एक्ट के माध्यम से समाप्त हो गया। सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे और उनके कुछ एडवाइजर्स उनको दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ एडवाइजर्स, नॉट 15। ले लिख लीजिए। इंडियन काउंसिल्स which was introduced in 1858 Act was abolished by this Act. Was abolished by this Act. And Secretary of State was provided with team of advisors. अगर क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774। लेकिन फेडरल कोर्ट अगर नाम आ गया, वहां पे क्वेश्चन में अगर फेडरल कोर्ट आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो 1935। लेकिन 1773 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, यह ध्यान रखेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। वो सुप्रीम कोर्ट, आपको ध्यान होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में डिस्प्यूट हो गया था, क्या पढ़े थे ना, तो उनके दायित्व को सिर्फ कैलकाटा तक लिमिट कर दिया गया, सिर्फ कैलकाटा तक। जब बात अब की है फेडरल की, तो फेडरल का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर पूरा, तो प्रोविंशियल भी और सेंटर भी। क्लियर है? तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो अब का सुप्रीम कोर्ट है, दैट हैज द जेनेसिस ऑफ द फेडरल सुप्रीम कोर्ट। और कैलकाटा वाला जो था, जो 1773, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर है? तो लिख लीजिए, फेडरल सुप्रीम कोर्ट गॉट एस्टैब्लिश्ड। फेडरल सुप्रीम कोर्ट से बंगाल में रहेगा? नहीं, ये पूरे इंडिया में अब लागू है। एस्टैब्लिश क्या होगा? कहाँ? बंगाल में। सर वहाँ तो 4 जस्टिस थे, इसमें कितना जस्टिस है? किसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट में 1773 वाले में जिसमें सर एलिजा इम्पे जो एलिजा इम्पे तो चीफ जस्टिस थे ना। हाँ, 4 जस्टिस थे उसमें। इसकी जिक्र नहीं है अभी, ये साइलेंट है इस मामले में। सुनना तो एक बार देख लीजिए, 1919, फिर चलेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
अब इंडियन इंडिपेंडेंस की बात कर रही है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. तो इंडिपेंडेंट इन ऑल रिस्पेक्ट मीन्स सोवरेन, isn't it? Where the Constituent Assembly of India, which was functioning as the Provisional Parliament of India, can legislate now, right? Clear है? तो आप लिखिए, this act declared India as an independent sovereign state. यहां कौन कौन दो इंपॉर्टेंट पोजीशन एबॉलिश कर दिए गए? वेरी इजी, बताइए. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिख लीजिए. इट एबॉलिश टू इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पोजीशन. फर्स्ट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेकेंड इज वाइस रॉय. कौन कौन से दो डोमिनियन बने? लिखिए, क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियंस. क्या दोनों डोमिनियन के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना? लिखिए वो. टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट क्रिएटेड. until the new constitution was framed for the two dominions, जब तक कि नहीं उन दोनों डोमिनियन का अपना अपना संविधान हो जाता है, तब तक कौन लेजिस्लेट करेगा? कंस्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेट करेगा. तो टिल सच टाइम दे डिडंट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. लिख लीजिए, टिल सच टाइम दे डिडंट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट. Their respective constituent assemblies were empowered to legislate. अब प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो बचे हुए, 550 से ऊपर था ना, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था, सिवाय 3 के. कौन कौन? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़. हैदराबाद और कश्मीर 3. ठीक है, इनके अलावा सभी संघ में मिल गए थे. अब यहाँ पे बोलिए लैप्स ऑफ पारामाउंसी हो गया. ब्रिटिश पारामाउंसी, लैप्स ऑफ पारामाउंसी, इसको टेक्निकल टर्म देते हैं, लैप्स ऑफ पारामाउंसी. इसका मतलब क्या होता है? लैप्स ऑफ पारामाउंसी. क्या मतलब होता है? दिमाग लगाइए.
प्रिंसली स्टेट्स को यह विचार करने के लिए कहा गया कि दो डोमिनियन में से किसी एक में आप मिल सकते हैं अलग नहीं रह सकते। या फिर इंडिपेंडेंट रहो। नहीं सर, ये वाला प्रोविजन नहीं था, उसमें मेंशन नहीं था, उसमें बस इतना लिखा हुआ था या तो इंडिया या पाकिस्तान, अलग से मेंशन नहीं किया था कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। आप समझिए, या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको 2 बार ऐसा कहा गया ऐसा करने में। फर्स्ट वाले में तो वो जब हम फेडरेशन बना रहे थे तो प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं किए, दे लाइक टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो ऑप्शन इसमें भी था कि नेसेसरी नहीं था कि आपको ज्वाइन करना ही इधर इंडिया और पाकिस्तान, आप अपने इंडिपेंडेंस को रिटेन कर सकते हैं। तभी तो 3 शुरुआत में राज प्रमुख जहां होते थे वो इंडिपेंडेंट रहा, लेकिन वहां सेना भेजी गई हैदराबाद में, पुलिस एक्शन वाज इनिशिएटेड इन हैदराबाद एंड देन दे गॉट इट। उसके बाद क्या हुआ, आज़ाद हिंद फोर्स जब अटैक हुआ कश्मीर में तो वहां पे आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तब जाके वो इंडिया का पार्ट बना। क्लियर है? तो सीधे तरीके से तो नहीं माना था वो तो, लेकिन ये कब हुआ, जबकि हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन अब जो है इंडियन फेडरेशन का जब पार्ट हुआ, यानी फेडरेशन, देखो फेडरेशन जब हम बात कहते हैं तो इसका मतलब भी यूनियन होता है एक तरह से। फेडरेशन जब करेंगे तो वो किसी यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फेडरल कंसेप्ट जब हम लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से तो इसका मतलब है कि फेडरेटिंग यूनिट्स को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन का निर्माण तो तब तक नहीं हो जब तक फेडरेटिव मिलेंगे नहीं। यूनियन कोई अलग से एंटाइटी थोड़ी है, इंडिया कोई अलग से एंटाइटी तो है नहीं, इंडिया तो एक अरेंजमेंट है जब फेडरेटिव यूनिट्स हमारे मिल गए। अब उनकी स्वेच्छा से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे यूएस में है 50 वो अलग हो गया, तो वो फेडरेशन यहाँ नहीं है, वो यहाँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है नहीं, यहाँ तो यूनियन ऑफ इंडिया है। दैट मीन यू डोंट हैव ऑप्शन नाउ बिकॉज यू आर indestructible. Union is indestructible. Only within the precincts of India that is destructible. It's clear है? तो आप ये पॉइंट लिखिए, princely states had the option oblique freedom to join either of the two dominions, or remain independent. अब डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोविंसेस आ गए, लिखिए। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैरपुर, KHAIRPUR, खैरपुर, भावलपुर, BHAWALPUR, भावलपुर, और लास्ट में ईस्ट पाकिस्तान, जिसको कि आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। कौन कौन सा लिखा, फिर से पढ़ दीजिए। यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था। हाँ, रेफरेंडम मैंने उस दिन डिस्कस किया था, क्या होता है बताओ। रेफरेंडम क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है। कौन कौन से 4 इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल। रिकॉल क्या होता है, किसी भी एक पब्लिक पोस्ट अगर लगता है कि अच्छे से काम कर रहा है तो उसको दोबारा से चेंज करने के लिए you have the option to change him. Simple. We the people have the option to change him. Plebiscite क्या था, जनमत संग्रह।
नहीं वो किस टेक्निकली वो क्या है आम लोगों का एक इलेक्शन है सर, एक तरह से Public voting to choose पब्लिक वोटिंग, Public direct the border dispute. हाँ, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑन द पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स, बॉर्डर रिलेटेड अभी जैसे जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स में ये कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंडम में क्या है कि मैं कोई कानून लाना चाह रहा हूं, लेकिन कानून लाने के पहले हमने रेफर कर दिया किसको? पब्लिक को, कि व्हाट इज योर ओपिनियन दिस लेजिस्लेशन। रिकॉल में इसका उल्टा है, आप लोग लाना चाह रहे हैं कोई लेजिस्लेशन बनाने की, ऐसा होना चाहिए, हमारे देश के लिए जरूरी है, और वो जो रेफर किया इसको, बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो वो रेफरेंडम, ठीक है। रिकॉल फिर से बताओ, रिकॉल चेंज ऑफ रिमूवल ऑफ पब्लिक पोस्ट। क्या पब्लिक पोस्ट ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, या ऑफिस, एक परमानेंट ऑफिस भी हो सकता है, परमानेंट ऑफिस भी हो सकता और पब्लिक पोस्ट भी हो सकता है, पॉपुलर ऑफिस भी हो सकता है। पॉपुलर शब्द का मतलब है कि डायरेक्ट इलेक्शन से जो है उसको पॉपुलर ऑफिस कहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या लिखा है वो पढ़ लो, 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। सर तो तीन ही हुआ है सर, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम और रिकॉल, आपने 4 बोला। हाँ, Initiative. इनिशिएटिव क्या है? When the public themselves try to initiate a रिकॉल के पास, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, जैसे आप देखते थे मैंडेमस होता था, ऐसा समझो, मैंडेमस में हम लोग क्या पढ़े थे? मैंडेमस में आप लोग शायद पढ़े होंगे, मैंडेमस में टू कमांड, जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, एक तो वो, या वो ड्यूटी कर रहा है जो संविधान से उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही केस में हम उसको मैंडेमस सू करा सकते हैं, टू बी विद इन देयर लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे रिकॉल में क्या है, आइदर ही, दोनों ही केस में क्या है, क्या चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। पब्लिक ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिसर को भी आपको बदलने का अधिकार है, अगर वो इफ ही फेल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो यू हैव ऑप्शन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकॉल। इंडिया में है ऐसा? इंडिया में है या नहीं है? रिट यूज करते हैं सर, हाई कोर्ट रिट यूज। रीट ना, मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है क्या? नहीं सर, कहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखाई पड़ता है इंडिया में? नहीं, यहाँ इंडिया में भी कहाँ दिखाई पड़ता है? पंचायत में इलेक्शन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। तो उसमें पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक बार पढ़िए। अच्छा, डोमिनियन जो दो डिवाइड हो गया, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग किस आधार पे होंगे? अपने अपने आधार पे, या कोई उनको मैंडेट दिया गया था? अपने आधार पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वो बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों ही पे लागू होगी, ये लिख लीजिए। Their administrative functioning of the two dominions और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के ऑब्लिक करके गवर्नेंस भी लिख लीजिए। will be on the basis of Government of India Act 1935. क्लियर है? एक बार सारा एक्ट देख लीजिए।
स्पेशली जो आज बताया गया है, पहले वाला भी, तब हम लोग चलेंगे दूसरे सेगमेंट पे, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बताओ। ये प्रिंसली स्टेट जब रिफ्यूज़ कर दिए थे सर उस टाइम 1935 में ज्वाइन करने से, तो फिर ये 47 में ऐसा क्या हुआ कि सारे प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो अपनी सहमति दे दिए कि हम इंडिया के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं? वो चाहते तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे सर। ये तो उनको ऑप्शन दिया गया था ना। वो रीज़न तो क्या था? रीज़न नहीं, वो ज्वाइन कर रहे थे 1935 में, अभी 47 में मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ देम हैव जॉइंड द इंडियन डोमिनियन। देखो, ये उस समय जो रिसोर्सेस का, ये जो रिसोर्सेस क्लैरिटी हो गया कि रिसोर्सेस अब जो होगा वो कंबाइंड पूल ऑफ रिसोर्सेस होगा। हम लोग एक भारतवर्ष बनाने जा रहे हैं, क्लियर है। और वो देख लिया कि 35 से 47 तक की घटना में जो ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो इससे उन लोगों का दिमाग काफ़ी बदला। बात समझो, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए ना, उन लोगों के दिमाग को काफ़ी चेंज किया गया। चेंज हुआ, किया नहीं गया, वो ऑलरेडी हुआ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए? 35 में ये क्वेश्चन उठा, 35 के बाद कौन कौन सा इवेंट हुआ? क्रिप्स पुजल तो 42 है, उसके पहले अगस्त ऑफर, सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथगो, नाम सुना है? लॉर्ड लिनलिथगो के समय यह पहली बार स्वीकार किया गया कि इंडिया को प्रिंसिपली डोमिनियन स्टेटस हम दे सकते हैं, जिसकी चर्चा बाद में सर स्टैफर्ड क्रिप्स 42 में लेकर आए थे, क्लियर हुआ। लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब किसी को नहीं मालूम था। उसके बाद मतलब पता चला कि यू आर गिवन इंडिपेंडेंस बट यू विल बी द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। बात समझ रहे हो? आपको अपने गवर्नेंस के कुछ मुद्दे पे आपने एसेंशियल डिसीजन मेकिंग दे दिया जाएगा, लेकिन यू विल बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। तो जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना, ये किसी को स्वीकार है, चूंकि 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में यह रिजोल्यूशन लिया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड नॉट ऑन डोमिनियन स्टेटस। लेकिन डोमिनियन स्टेटस अगर पूछा जाएगा कि डोमिनियन स्टेटस चर्चा का विषय बना इन फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बार, तो दैट वाज इन नेहरू रिपोर्ट कि सबसे पहली बार कि जब साइमन कमीशन, मुद्दा ये था कि साइमन कमीशन में जो हार गए लोग, तो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, उसमें कमिटी फॉर्म हुआ, नेहरू रिपोर्ट, जो वो कमिटी फिर रिपोर्ट दी, इसका नाम, उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो उसमें सबसे पहली बार ये होता कि भारत एक इंडिपेंडेंट सोवरेन बॉडी होना चाहिए जो कि फ्रेम करे कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है, जो कि प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया गया कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में, जिसके तहत बना भी। तो इतने सारे, अब आपके मूल प्रश्न पे आता हूं मैं, इतने सारे डेवलपमेंट जो है वो उस लायक नहीं थे प्रिंसली स्टेट्स की जो वो स्वयं वो कर सकें। उनका तो सिर्फ रिसोर्सेज पे कमांड था ना उनका, वह अदरवाइज लीगल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो इधर सेंट्रल में जो लीडर्स जो नेशन लीड कर रहे थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको लगे। तो एक जब संघ तैयार हो रहा है जिसका कि एक विजन है, तो उनका दिमाग घूमा कुछ, समझो बात को। तो ये 47 में सब आ गए किसके फेवर में? इंडिया के फेवर में, इंडियन डोमिनेंस। सिर्फ मुस्लिम लीग, जिसका कि सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली सबसे पहले कॉइन किए थे, और जब डिमांड फॉर पाकिस्तान वो 1940 के बाद हुआ, व्हेन मुस्लिम लीग में, देखो जो जिन्ना साहब थे, आप लोग जिन्ना को जानते हैं, प्रॉफिट ऑफ पाकिस्तान, CEO पाकिस्तान, इनिशियली व्हेन ही जॉइंड मुस्लिम लीग, ही वाज अ नेशनलिस्ट, ही वाज अ ट्रू नेशनलिस्ट, लेकिन वो फंडामेंटलिस्ट कैरेक्टर उनका हो गया बाद में उनका फंडामेंटलिस्ट कैरेक्टर हो गया। तो 20 साल का, ही वाज अ कैंसर पेशेंट, ही हैड 20 years ऑफ बार प्रैक्टिस इन बॉम्बे हाई कोर्ट, वो समय ठीक चल रहे थे। बाद में आपको ध्यान होगा शायद जिन्ना हाउस भी उन्होंने बनाया, जो कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण रहा कि जिन्ना हाउस शुड रिमेन विथ इंडिया और इट शुड बी आर्काइव्स फॉर पाकिस्तान। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया कि वो था, उसका ये बेस दिया गया
आनंद भवन केस में। आनंद भवन किसका था? मोतीलाल नेहरू का था, और ये जिन्ना हाउस था मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है, तो ये सब आपके मूल प्रश्न में आते हैं। तो ये सारा इवेंट जो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस हो गया, इतने लोगों ने तो बोला कि ये लोग इतना ज़्यादा अग्रसर हैं, तो हम लोग को भी इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। सो ये टर्न ऑफ हार्ट एंड माइंड टुवर्ड्स नेशनल मेन स्ट्रीम एंड इन फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन एज सच, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोवरिन नेशन का पार्ट होने जा रहे थे वो। कल को क्या है, अभी उनको तो ये भी श्योर नहीं था, अभी उसमें भी जब हैदराबाद वाले पार्ट में पाकिस्तान से लड़ाई भी हुई थी उनकी, तो अब जब पाकिस्तान अटैक है तो कौन हेल्प करेगा उसको? तो इंडिया जाएगा उसको हेल्प। तो जो वहाँ से सपोर्ट भी मिला उन लोगों को, जो इंडिपेंडेंट चाहे भी रहने के लिए, तो वहाँ पे वो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनके पास उतनी संसाधन नहीं थी जो कि वो इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिट्रीली स्ट्रांग रह सके। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बच जाता है, यू हैव टू ज्वाइन दिस। तो ये था। तो मेनली अगर तुम पूछोगे तो वो नेशनल मूवमेंट का कैरेक्टर जो है ना, वो उनको चेंज किया है कोई। तब जाके जब ये चेंज हुआ, तब जाके लीड रोल प्ले किया उसके बाद, क्योंकि देखा में लोहा गर्म है, सुभाष पटेल ने ये काम कर दिया। बहुत टाइमिंग उनका बहुत परफेक्ट था पटेल जी का। ठीक है, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क को कहा जाता है। जो यहाँ का इम्पोर्टेंस सरदार पटेल का है, वही जर्मनी में बिस्मार्क का है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को मिलाने के लिए। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन उनको ये कहा था। ही इज मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? चलिए ठीक है। तो 1947 के एक्ट के बाद हमने एक्ट वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब आप टाइटल दीजिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिख लिया, वेरी गुड। इसके बारे में क्या जानते हैं? भारत का संविधान आप लोग बताइए अपना अपना विचार, कैसे बना? हाँ, उसके पहले ये तो जानते हैं। उसके पहले का सिनेरियो क्या था, कहाँ से जीनेसिस उठाया जाए? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नेम्ड, हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मानवेंद्र नाथ रॉय। हु वॉज ही? He was a communist. He was a communist and who fought for Indian independence, who gave new ideas to the world. Actually, he was not in India. वो बाहर यूरोप में थे, तो वो फिर भारत आए। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय का सबसे पहला योगदान जाता है, लिख लीजिए सबसे पहले। In 1934, who pioneered in 1934, Mr. Manvendra Nath Roy or M.N. Roy who pioneered the communist movement in India. Who pioneered की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EERED, pioneered. पायनियर यहाँ क्यों लिखा गया? जनक थे वो, और सीपीआई के फाउंडिंग मेंबर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर। ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। He gave the idea of constitution and also proposed the idea of constituent assembly. ये तो हो गई 34 की बात। उसके पहले 1928 के बारे में लिखेंगे। In 1928
हम लोग अब थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना तो था आधुनिक इतिहास में ही ना। तो इन 1928 लिखिए, इट वाज नेहरू रिपोर्ट which for the first time decided to draft the Constitution of India by means of an independent sovereign body. ये तो आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, वी द पीपल बात कर रहा है, लेकिन वह कौन सा रिपोर्ट था जिसमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से, what was that report which was put forward in principle by the British government, which totally conceded or accepted the principle of that India should have its own constitution? August offer. लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, it was in August offer of 1940 when Lord Linlithgow on behalf of the British government conceded the demand, considered नहीं है, conceded, CONCEDED, conceded या accepted the demand for a constituent assembly to frame the constitution for India. अब यहाँ पे दो इवेंट और आएगा, उसको समझ लीजिए, लिखने की जितनी ज़रूरत नहीं है, एक का लिखने की ज़रूरत। 1942 क्रिप्स ऑफर, ठीक है। क्रिप्स मिशन में क्या था? क्रिप्स थे कौन? थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता। सर स्टैफर्ड क्रिप्स वॉज मेंबर ऑफ द वॉर कैबिनेट, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, वी आर टॉकिंग अबाउट 39 से 45 तक, ठीक है। तो हम लोग अभी 42 में हैं, हम लोग चर्चा किस में कर रहे हैं? यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय है, और ब्रिटिश सेना बुरी तरह से प्रभावित हो गई, ध्वस्त हो गई थी। तो अब तो उसको हेल्प लेना था, इंडियन सोल्जर्स मरेंगे, तो डिमांड कि आइए आप हमको हेल्प कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब जाके हम आपको फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, देंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो गांधी जी considered but was not at all in the opinion or in the favor of Cripps mission. Why? अब ये बोले, आप लोग सभी जानते हैं, फिर लोग, डूबती हुई बैंक का चेक, क्रशिंग बैंक, इट्स अ चेक ऑन क्रशिंग बैंक। एक बैंक जिसका कि ठौर ठिकाना नहीं है, वो हमको 50 लाख रुपया देगा 10 साल बाद, क्या मतलब बनता है? ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था, क्रिप्स जो था वो नेहरू के साथ में बचपन में पढ़ा था इंग्लैंड में। यह बात बाद में पता चला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल को।
तो अब दोस्ती निभानी है, तो भेजा दोस्त को वहाँ पे कि थोड़ा सा तुम भी जाओगे तो शायद द्रवित होगा हृदय नेहरू का। और ये चाल समझ चुके थे गांधी जी, उनको मिलने ही नहीं दिया उनसे। किनसे? पंडित नेहरू से। समझ में आया? उनके साथ 2 और सदस्य बाद में आए थे कैबिनेट मिशन में, ये हाँ, लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, तो और ये क्रिप्स भी, तो कंबाइंड कहलाया कैबिनेट मिशन में। जब वो मान गया कि हम लोग अब इनको दे ही देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, ये बात। तो आपके पास अगर एक हिस्टोरिकल, इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं, तो आप 1932 से 32-34 में तो लिख ही दिया आपने, मेमन रॉय। उसके पहले 28 चले जाइए, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन। अब नेहरू रिपोर्ट से भी पहले अगर जाएंगे तो 2 घटना है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। नाइदर द साइमन कमीशन nor the Government of India Act 1935 failed to satisfy Indian aspiration. Failed to satisfy Indian aspiration. So much so that it becomes imperative for India to make or to be more forceful in their demand for a separate constituent assembly for framing the Constitution of India. Clear है? उसके पहले तक नहीं था, लेकिन ये बाद वाला जो डेवलपमेंट में तेजी हो गया, कैटलिस्ट का काम किया। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो एक्चुअली दीज ऑल इवेंट्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। समझे? तो ये आप लिख लिए, तो ये लिख लीजिए, ऑल्सो क्रिप्स मिशन इन 1942 was sent under Sir Stafford Cripps to seek India's help. ये हम स्पष्ट तौर पर लिखिए, to seek India's help in the form of Indian soldiers fighting from Britishers' side in Second World War. And then principally British would form independent constituent assembly after the war. क्लियर है? अब 1946 में चलते हैं। 46 में क्या क्या बना? और अंतरिम सरकार, इसको इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट भी जो बना वो तो एट द इनिशिएशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन नहीं आता तो उसी के इनिशिएट से बनाया। तो लिख लीजिए 46 में फाइनली इन 1946 cabinet mission arrived to discuss with all the parties on the principles and procedures of framing the Constitution of India.
क्लियर है? तो ये हो गया हिस्ट्री। ये क्या हो गया? हिस्ट्री। अभी कैबिनेट मिशन प्लान आया, सबने एग्री किया, इवन मुस्लिम लीग ने भी इसकी बातों को माना इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक तौर पर, और इलेक्शंस हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग किसने की? इनडायरेक्ट में कौन वोटिंग किए? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लेजिस्लेटर्स ने। क्लियर है? मान लीजिए कि बॉम्बे प्रोविंस से कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 4 सदस्य जाएंगे, तो वो कौन कौन से 4 सदस्य होंगे, ये निर्णय कौन लेगा? ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, ये लेगा। वी द पीपल का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? पर्पस क्या है? ये या ये कहां चले जाएं? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। ये तीनों सदस्य होंगे, वहां जाने के लिए लायक हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य। इसको कहा गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है? लिख लीजिए। टॉपिक दीजिए कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। टॉपिक यहां बदल जाएगा, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एन इनडायरेक्ट इलेक्शंस was held in which the elected members of the provincial legislature would elect members to the constituent assembly, and finally all members got accumulated on 9th of November 1946. November 1946 to be called as the first meeting of the Constituent Assembly. अब इसका ब्रेकअप लिखेंगे हम लोग कि मेंबर कहां कहां से आए थे और कितने थे टोटल। मालूम है कितने मेंबर थे? 389। वेरी गुड, 389 टोटल मेंबर्स वेयर 389। पहले लिखिए, टोटल मेंबर्स इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेयर वाज 389। अब 389 का ब्रेकअप लिखेंगे, तो 292 जो है, देखिए 292 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से। 4 मेंबर्स वेयर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। कौन कौन 4 थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस? दिल्ली, अजमेर, दिल्ली,
अजमेर, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 जो हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हैं। अब कितने बच गए टोटल में से? 93। ये 93 कहाँ से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से। लिख लीजिए 93 रिप्रेजेंटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स और इंडियन स्टेट्स। क्लियर है? सर ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का क्या मतलब है सर? देखो, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसकी अगर आप पॉलिटिकल एंटाइटी के रूप में आप देखेंगे, आप किसी भी रीजन को, जैसे आप अभी के हिसाब से देखो 371 के डिफरेंट आर्टिकल्स किस पे फेवर थे? जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑटोनमस काउंसिल्स फिर जब फॉर्मेशन होता है, अरुणाचल हो गया, मणिपुर में जहाँ होता है, तो क्या उसका पॉलिटिकली उतना महत्व है जितना कि मेन स्टेट्स क्या? नहीं है ना। लेकिन दैट इज गाइडेड बाय आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बस उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजनिंग दिया गया है, कोई मतलब कोई खास उसका नहीं है वैसा। लेकिन आप जब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको तो याद करना ही होगा ना। अब कांग्रेस ने कितने सीट जीते थे, अब उस समय कांग्रेस ने कितने, लेकिन ये पार्ट है, अगर वहां पे एक ऑप्शन आ गया कि कांग्रेस आउट ऑफ 296 208 सीट्स वेर वोन बाय कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग। तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 73 बाय मुस्लिम लीग एंड 208 208 सीट कांग्रेस ने जीता था। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 73 मुस्लिम लीग और 208 कांग्रेस, बस दोनों इंपॉर्टेंट। पहला सेशन लिखा ही लिया, पहला 9 दिसंबर 1940। अच्छा, पहले दिन जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम क्या था? एक्सी मुखर्जी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का कोई रोल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू। नहीं। सर एक्सी मुखर्जी तो जो सबसे ज्यादा एल्डेस्ट मेंबर थे सर। एक्सी मुखर्जी तो उनका नाम आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उनका नाम ही गलत बोल दिया। सच्चिदानंद सिन्हा नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नहीं। सत्येंद्र प्रसाद का हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा ही बोला था। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the first president of the Constituent Assembly, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वाइस चेयरमैन थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। मैंने उस दिन कुमार का स्पेलिंग COOM, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? सच्चिदानंद सिन्हा की। तो 11 तारीख को, 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को फिर इलेक्शन हुआ एंड यूनानिमसली he was elected. Who? Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of Constituent Assembly. ये लिख लीजिए।
कितना वर्ष लगा था संविधान बनने में? 2 साल 11 महीना 18 2 अरे वाह, 2 वर्ष 11 महीना 18। कितने पैसे खर्च हुए थे? 65 लाख 64 लाख रुपया। 63, 64, 65 कुछ भी करते उसमें रहेगा उतना कर देना। 63, 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 95 टोटल 395 आर्टिकल्स लिख लीजिए। एट द टाइम ऑफ द इन्फोर्समेंट, एट द टाइम ऑफ द इन्फोर्समेंट। अच्छा हाँ, एक डेट और इम्पॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। क्या इम्पोर्टेंस है उसका? कुछ प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था। पूर्ण स्वराज। नहीं, वो तो वो लगता है, पूर्ण स्वराज का मामला नहीं है। 26 नवंबर 1949 का क्या इम्पोर्टेंस है? 26 नवंबर 1949, on this day we adopted, in principle, implemented नहीं, क्या है? Adopted, लिख लीजिए। On 26 November 1949 we adopted अब अडॉप्ट कैसे होगा? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास करेगा सारे रिपोर्ट्स को, तभी तो ड्राफ्ट वाज ऑलरेडी रेडी एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड अडॉप्टेड यू। बट इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? क्यों हुआ ऐसा? अब क्वेश्चन है क्यों हुआ? क्योंकि 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज डे एस्टैब्लिश रूप में मनाने का, टू कमेमोरेट दिस डे, व्हेन द नेक्स्ट ईयर, then 1930, so 26 January 1930 they have fixed that date to celebrate Purna Swaraj Day each year, hence thereafter. So in order to commemorate, they waited for that period, and that's why 26 January was fixed. Simple. अच्छा, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है? कौन कौन सा डेट और इम्पोर्टेंट है? 13 दिसंबर 1946 लिखिए। 13 दिसंबर, 11 दिसंबर में तो इलेक्शन हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 13 दिसंबर में क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 में, हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेएल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जेएल नेहरू प्रेजेंटेड a report called objective resolution. Objective resolution. अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? Because हमारा preamble से influence हुआ। उनके वर्ड्स को इन टोटो लिया गया किसमें? प्रियम्बल, इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और कोई डेट इंपॉर्टेंट है? 22 जुलाई लिखिए, 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग was adopted. क्लियर है? 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी क्वेश्चन ये आता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के अन्य सदस्यों का नाम, तो चेयरमैन तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और अन्य सदस्य के नाम भी लिख लीजिए। के एम मुंशी, डॉक्टर अम्बेडकर के अलावे 6 और सदस्य थे, देयर वर 6 अदर मेंबर्स। के एम मुंशी, मोहम्मद सैदुल्लाह,
गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर दो है, एक है अयंगर, दूसरा है अय्यर। गोपाला स्वामी अयंगर है और कृष्ण स्वामी अय्यर है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। लिख लिया। पहला क्या लिखा? के मुंशी। दूसरा क्या लिखा? सईदुल्लाह, मोहम्मद सईदुल्लाह। तीसरा क्या लिखा? गोपाला स्वामी अयंगर। और चौथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर पांचवा लिखिए एन माधव राव। और छठा है टीटी कृष्णचारी, टीटी के। लेकिन सर इनमें से 2 लोग तो रिप्लेस हो गए थे ना? हाँ, 2 लोग बाद में रिप्लेस हो गए। डीपी खैतान लिखिए, टीटी कृष्णचारी को रिप्लेस किए थे बिकॉज टीटी के डाइड। व्हेन टीटी के डाइड ही वाज रिप्लेस्ड बाय डीपी खैतान एंड व्हेन माधव राव डाइड ही वाज रिप्लेस्ड बाय बीएल मित्तर। लास्ट के 2 नाम के बगल में ब्रैकेट में डाल दीजिए कि व्हेन माधव राव died, he was replaced by B.L. Mittar, M-I-T-T-E-R. And when T.T.K. died, he was replaced by D.P. खैतान। नाम याद रखना होगा। अब 24 जनवरी 1950 में प्रिंसिपली 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स। लिखिए ऑन 24th जनवरी द कंस्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा भी क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू साइन? बन सकता है क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू साइन? नहीं सर, जो चेयरपर्सन होते हैं वो सबसे लास्ट में सीखते जो सबसे, हैं। ये थोड़ा पता लगाइएगा। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट टू साइन, पहला। तो इन्होंने ठीक बोला, जो प्रेसिडेंट हैं वही कहेंगे, ये ठीक, बट फर्स्ट। और लास्ट जो थे उनके बारे में पता करिए, हु वाज द लास्ट पर्सन टू साइन, क्योंकि इसमें 2-3 अलग अलग नाम आते हैं अलग अलग किताब में। तो अब आपका रिसर्च क्या है, जरा पता लगा कि बताइएगा। तो हु वाज द लास्ट पर्सन टू साइन, कई, बट नॉट फ्रॉम ओनली वन सोर्स। वैलिडिटी विल बी कंफर्म्ड ओनली व्हेन इट इज मल्टीपल सोर्स, राइट? ठीक है, क्लियर है? तो आज क्या क्या हो गया आपका? 1947 कुछ कमेटी के अध्यक्ष का नाम भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सभी लोग जानते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर्स कमेटी, जय। स्टीयरिंग कमेटी K.M. मुंशी, लिखिए स्टीयरिंग कमेटी K.M. मुंशी। कमिटी ऑन माइनॉरिटीज पटेल, वेरी गुड, पटेल। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, अगेन पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, पटेल, सरदार पटेल। अच्छा, B.N. राव कौन थे? इनका भी नाम लिखिए। B.N. राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ये सब फैक्ट्स है, आदमी इसको रिवाइज करते रहेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा। क्लियर है? जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आपका है वो आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा 2 चैप्टर है, सिटीजनशिप और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या क्या है? इसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल हैं वो 5 से 11 तक है, 5 to 11, ठीक है। और यूनियन एंड टेरिटरी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 पढ़ते हैं, कैसे बगैर अमेंडमेंट के हम जो डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स की बात करते हैं वो कैसे हम इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो बात करते हैं। और आर्टिकल 2 भी पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग आर्टिकल 1, 2 और 3, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए कौन कौन सा, अभी जाना नहीं है, अभी शुरू से लेके उसी ड्राफ्ट में लिख रहे हैं ना, उसी पेपर पे आप लोग एक बार देखिए पुराना एक्ट्स जो पढ़े हैं अब तक, आज तक की जो पढ़ाई हुई है, टिल डेट व्हाट ऑल यू हैव बीन टॉट, based on those writings there should not be any phase of doubt. Please do raise questions, you are free to, in relation to these all. We have started with the basic terminology of the Constitution in polity and political science. I think some of you were not present, so my suggestion would be to see the copy of it. What all things you were not there, so you can consult with her. She is a regular attendee of this class. And so what state means, what sovereignty means, what is difference between political theory, political science, this all we have discussed. Political philosophy, political ideology, political thought. Because essentially the constitution, polity is the subtopic of political science. Political science तो इसका मदर ब्रांच है ना, वहीं से जेनेसिस है। तो पहले तो वो चीज़ थोड़ा समझते हैं हम लोग, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है? स्टेट एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, नेशन एक कल्चरल आइडेंटिटी है। नेशन का कल्चरल है या और भी कुछ है इसमें? और एक होता है नेशन स्टेट,
तो नेशन स्टेट पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी पहले स्टेट समझ में आ गया था ना। जब हमारे अंदर कॉमन सफरिंग्स है, किसी भी तरह का कॉमन आइडेंटिटीज है, चाहे वो कल्चरल हो, सोशियो हो, इकोनॉमिक हो, कॉमन होना चाहिए आइडेंटिटी। क्लियर है? वननेस की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? वननेस की तरफ जा रहा है, डिस्पाइट ऑल डाइवर्सिटीज। तो वहां पे हम नेशन कहेंगे उसको। तो इंडिया टिल 1947 was not nation or was a nation. क्या होगा? Yeah, it was just a state or it was not also a state. Neither a nation nor a state. क्या आप किस श्रेणी में डालेंगे इसको? सिंपल सी बात है। नहीं, डोमिनियन का बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। नेशन और स्टेट या दोनों में से कोई नहीं। स्टेट तो था ही नहीं, क्योंकि सोवरेनिटी नहीं है तो स्टेट खत्म हो गया। और सर वननेस भी नहीं थी। अगर सोवरेनिटी जब लैप्स ऑफ पारामाउंसी हुआ तब ना हुआ सोवरेन स्टेट हुआ कि आपको अब अधिकार प्राप्त है कि यू कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, देन यू आर अ सोवरेन, एंड देन यू आर सोवरेन, देन ओनली यू आर अ स्टेट, यू हैव योर ओन गवर्नमेंट। क्लियर है? बट व्हाट अबाउट नेशन? वननेस नहीं थी। वननेस नहीं था तो फिर कैसे लोग जुटे, कैसे लोग एक साथ आए और मूवमेंट में साथ दिया लोगों ने? कल्चरल आइडेंटिटी जो इन्होंने बोला, कल्चरल आइडेंटिटी थी। तो इंडिया वॉज अ नेशन, ये ध्यान रखेंगे, बट वॉज नॉट अ स्टेट। इंडियन नेशन नेशनलिटी उसकी थी, ठीक है, लेकिन वो सोवरेन जो था वो नहीं था। सोवरेनिटी कब आई और ज़्यादा मजबूत कब हो गया? 26 जनवरी 1950 के उपरांत, जब हमारा अपना संविधान है। क्लियर है? ठीक है। पॉलिटी सबसे आसान चीज है, लेकिन इसमें नए डेवलपमेंट जितने ज़्यादा हो जाते हैं, और आपको मेंस में, अभी तो हम लोग मेंस की चर्चा करेंगे जब हम 4 5 और क्लास हो जाएगा, जब वी विल बी गिवन क्वेश्चन टू राइट दैट, और मैं हाथों हाथ आपके सामने करेक्ट कर दूंगा। मतलब करेक्शन जो होगा उसी दिन टेस्ट, उसी दिन आपको मार्क्स मिलेगा। आपके सामने बैठ के करेक्ट करूँगा। क्लियर है? ये नहीं कि कल जिस दिन एग्जामिनेशन दिया उसी दिन कॉपी चेक। मेंस वाला, प्री वाला हो सकता है कि नेक्स्ट डे मिले, उससे कोई ये नहीं है, मेंस वाला सामने होगा। तो जाके तब आपका हाथ जमेगा, देन योर राइटिंग विल बी मोर मेथोडिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। व्हाई? बिकॉज इट विल बी अलाइंड विद द करंट एस्पेक्ट। कोर को करंट से रिलेट करेंगे। अब कोई लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट पास हुआ 2023 में, विच आर मोस्ट likely to be asked in the next year's prelims, that may be part of the question. PYQs वाले फॉर्म में आ सकता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उसमें उसके समझ में आ सकता है। लेकिन ये कुछ फॉर्मेटिव चैप्टर्स निकल जाएं तब। फॉर्मेटिव चैप्टर्स कौन हो गया? पूरा एक्ट्स हो गया खत्म, मेकिंग हो जाएगा, उसके बाद प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स तक जब पूरा आहे का हाथ जमा लेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन बनाने में मेंस वाला थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट आई फील इज दैट चैप्टर विच हैज गॉट रिलेशन टू मल्टीपल थिंग्स। इट हैज गॉट रिलेशन विद जुडिशरी, इट हैज गॉट रिलेशन विद द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, इट हैज गॉट रिलेशन विद सेंटर स्टेट रिलेशंस, and that is what UPSC is looking for, that how to frame a question in which the knowledge culled from different sources can student has the potential to first of all understand the question and write the same. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग मिलेंगे कल। कल कौन सा वार है? बृहस्पतिवार है, हाँ गुरुवार है। गुरु हैं ये। पढ़ाते हो? कौन कौन पढ़ाता है यहाँ पे? एनीवन? वेरी गुड। किस क्लास को? साइंस? नहीं सर, मैं फाइनेंस पढ़ाता था। कहाँ पे? एडटेक कंपनी। हाँ, इन एडटेक कंपनी। एयरटेल में फाइनेंस? एडटेक कंपनी। एडटेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी में आप क्या पढ़ाते थे? फाइनेंस। अरे वाह, क्या बात है। MBA फाइनेंस? स्टिल परस्यूइंग MBA फाइनेंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलिए, आप लोगों का मेंस में लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी जब वेरियस एक्सपोजर्स होता है, तो आपको आसान हो जाता है. इट्स गुड टू सी टीचर ओवर हियर. I also have the opportunity to learn from you people. This is how the team functions, right? Okay, thank you. Any question, anyone? Okay, thank you.